मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। स्वागत करते हैं विपिन शर्मा का, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हमारे साथ अनिल गर्ग जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज़ में, प्लीज हैव अ सीट। तो चलिए करते हैं 2024 की रणनीति पर विस्तार से चर्चा, क्योंकि बेहद अहम है कि किस पार्टी के पास कितना फंड है और उस चंदे का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। विपिन जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। 2024 की जब हम बात कर रहे हैं और पिछले 5 सालों का जब हमने आकलन किया, तो बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है, लेकिन अंतर सीटों के साथ साथ फंड्स में भी है। क्या कहना चाहेंगे, किसका कैंपेन कितना मजबूत है इस वक्त? देखिए, निश्चित बात है कि यहाँ पर लोकप्रियता की बात है और यहाँ पर जो राजनीतिक दल जनता के दिलों में अपनी जगह बना लेता है, या हम ये बात बोलें कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इलेक्शंस हो गया है, जैसे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इलेक्शंस बोलते हैं, प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर वही है, कॉर्पोरेटाइजेशन अगर हो गया है कि या कॉर्पोरेट फंडिंग होती है या और जो भी राजनीतिक दलों पर अपना भरोसा जताते हैं, तो वो निश्चित बात है वो कई बातों को मद्देनजर रखते हैं। तो ये एक सिर्फ आप कहें कि एक इमोशनल फैक्टर होता है, ये केवल एक ये बात मुमकिन नहीं है। उसमें कई तमाम बातें जो कॉरपोरेट्स देते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम अपना भरोसा जताते हैं, इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर वो कितने उनकी नीतियाँ कितनी कारगर साबित होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब देश को कितना आगे ले जाने में सक्षम होंगे। साथ में अगर हम कॉरपोरेट जगत की बात करें तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कितने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, और कई सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल, उस पर कितना अमल हो रहा है और कितना एक कॉरपोरेट्स को कितनी नई एक उनके लिए जैसे बोला जाता है कि एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, और साथ में सबसे बड़ी बात है कि उनको जो बिजनेस करने में कितना सरकार का समर्थन होगा, उनकी नीतियां कितनी सकारात्मक होंगी। क्या कहना चाहेंगे अनिल गर्ग जी, आप सहमत है कि जितना ईज ऑफ बिजनेस होगा उतना ही अच्छा चंदा जो है वो सरकारों को मिलेगा? और जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, क्या इतना चंदा इसलिए है कि सरकार में है, या फिर इतना चंदा इसलिए है कि लोकप्रियता पार्टी की बढ़ रही है? देखिए पलक जी, ये तो बड़ा स्पष्ट सा है कि जो पार्टी सरकार में होती है उसको उतना ही ज़्यादा चंदा मिलता है, या अगर इसको एक खराब भाषा में बोला जाए, चंदा देने वाले जितनी कॉरपोरेट्स घराने होंगे वो भी ये देखते हैं कि जिस पार्टी को चंदा दे रहे हैं उस पार्टी से हमें रिटर्न बैक क्या मिलने की उम्मीद है। तो निश्चित तौर पे सत्ताधारी पार्टी को ज़्यादा चंदा मिलता है। अब भारतीय जनता पार्टी की लीडिंग में एनडीए सत्ताधारी है तो उसको ज़्यादा चंदा मिल रहा है। कभी ये बिल्कुल उलट होता था, कभी भारतीय जनता पार्टी के पास चंदा नहीं होता था और कांग्रेस पार्टी के पास ढेर सारा पैसा होता था। तो ये रिफ्लेक्टिंग तो होगा, या कोई पार्टी इसको माने या ना माने, लेकिन तो भी चंदा देने वाला ये तो जरूर देखता है, जिसको चंदा देख रहा है इससे मुझे रिटर्न में कुछ मिलने की उम्मीद होती है, तो वो चंदा ज़्यादा देता है। हालांकि कॉर्पोरेट घराने बैलेंस बना के रखते हैं, वो दोनों पार्टियों को चंदा देते हैं, लेकिन चंदा की मात्रा में पक्का फर्क होता है। अभी बेशक इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए हो, तब भी इलेक्टोरल बॉन्ड भी किसने खरीदा है और किसको दिया गया है ये तो रहता ही है, तो भी ये तो पता हो ही जाता है कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। तो ये चंदा देने का जो प्रक्रिया है वो ये जरूर है बैलेंस होगा, लेकिन ये पक्का है कि सत्ताधारी पार्टी को ज़्यादा चंदा मिलेगा, या जो जीतने वाली पार्टी, अगर मान लो कुछ लगता है बदलाव होने की उम्मीद है, तो फिर जो बदलाव होने के बाद लगता है ये पार्टी सत्ता में आएगी तो उसको भी फिर ज़्यादा चंदा मिलता है। विपिन जी, क्या कहना चाहेंगे? देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और इस वक्त संपत्ति और संपत्ति के साथ अपने पॉलिटिकल खजाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हाल फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए, कैंपेन शुरू करते हुए नजर आए कि देश बचाने के लिए कांग्रेस को फंडिंग दीजिए। क्या इतने सालों तक अपनी फंडिंग के ऊपर, अपनी एसेट के ऊपर कांग्रेस ने काम ही नहीं करा आगे की सोच रखते हुए? निश्चित बात है, आपकी बात के साथ मैं बहुत हद तक इत्तेफाक रखूंगा कि यहाँ पर दूर एक सोच जानी चाहिए थी और एक विजन ऐसी होनी चाहिए थी उनकी कि जो लॉन्ग टर्म पिक्चर वो देख पाते, कि क्योंकि सत्ता पे हमेशा के लिए कोई काबिज नहीं हो सकता। ये बात एक कटु सत्य है। यहाँ पर जो राजनीतिक दलों को समझनी चाहिए और उनको हमेशा संज्ञान में रखनी चाहिए इस बात को, तो कि कब आप सत्ता पलट जाए और कब आप जनता की नज़रों से उतर जाएं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आंकलन करने की आवश्यकता है इस समय, कि अगर ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, क्योंकि आप ये कहें कि भले ही आज 2 बड़े चुनावों में
2014 के और 2019 के चुनावों में बड़ी करारी हार मिली है। पहले तो 2014 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने बोला कि एक मोदी लहर में देश की आवाम बह गई, लेकिन 2019 में तो सुनामी आई थी और बड़ा प्रचंड स्पष्ट बहुमत भाजपा के नाम नरेंद्र मोदी के चेहरे के पर जनता ने दिया। तो यहां पर इसका मतलब है कि कांग्रेस की खामियां रही हैं और कांग्रेस की रणनीति में अभाव रहा है, क्योंकि चुनावों की जब हम बात करते हैं जो लोकतंत्र का महापर्व है, वहां पर रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और यह भूलना नहीं चाहिए कि 21वीं सदी के चाणक्य जो भाजपा के इस समय भाजपा की तरफ से भाजपा के सरकार में एनडीए की सरकार में जो गृह मंत्री भी हैं और जो जिनकी रणनीतियों पे ही कई चुनाव जीते गए हैं, नरेंद्र मोदी उनका चेहरा और साथ में अमित शाह उनकी रणनीति, तो यहां पर रणनीति में का जो अभाव है कांग्रेस पार्टी का, उसी का खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। कांग्रेस में रणनीति का अभाव है या फिर कांग्रेस में इस वक्त फंडिंग का अभाव है या फिर दोनों कारण है? देखिए, बहुत आपका सवाल अहमियत रखता है। सबसे बड़ी बात है, जनता की नब्ज समझने में जो राजनीतिक दल सक्षम रहेगा वही सत्ता पे काबिज होगा, वही जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाएगा। और जो यहां पर नाकामयाब होगा, जनता की नब्ज को पहचानने में विफल रहेगा, तो वो जनता उनको नकार देगी। ये बात समझ लेनी चाहिए, तय है ये। और सबसे बड़ी बात है कि क्या जनता के क्या मुद्दे हैं, बड़े जिम्मेदारी से मैं बोलना चाहूंगा। हम लोग पत्रकार अपना जीवन खपा दिया पत्रकारिता में और हम लोग अपना पक्ष रखते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निर्भीक होके। और यहां पर जब चर्चा होती है तो खुलकर अपने विचार भी रखने चाहिए और सारे पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू हैं। यहां पर एक बात तय है कि हम अभी 21वीं सदी में हैं, हम भले ही 22वीं सदी में भी जाएंगे, 23वीं सदी में प्रवेश करेंगे, धर्म की अपनी अहमियत रहने वाली है, क्योंकि दोनों बातें पैरेलल चलेंगी साइमल्टेनियसली, विकास और साथ में धर्म की धार्मिक भावना का, सबकी धार्मिक भावना का सम्मान होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां पर हम लोग कितना सहमत है आप अनिल गर्ग जी इस वक्त विपिन जी की बात से? क्योंकि जहां से मैं देख पा रही हूं, अगर आपको अपनी पार्टी का प्रचार करना है, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं होगा, यहां पर कोई एनजीओ नहीं चलाकर बैठा है, अगर आपको अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट भी करनी है या फिर कोई कैंपेन भी करना है, टीवी पर भी चलाना है, तो आपको उसको एडवर्टाइज करने के लिए बाकायदा पैसे देने पड़ेंगे। इस वक्त मैं कांग्रेस की अगर हम बात करूं और बीजेपी की बात करूं, 4 गुना ज्यादा राज्यों के अंदर इस वक्त अभी भगवा पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, और कांग्रेस केवल 3 राज्यों के अंदर इस वक्त नजर आ रही है। तो क्या बड़ी एक हम कह सकते हैं चुनौती कांग्रेस को इस वक्त फंडिंग को लेकर है कि वे बता नहीं पा रही है, प्रचार नहीं कर पा रही है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर? नहीं पलक जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। ये एक बात तो ठीक है कि बहुत सारे राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकारें हैं, लेकिन वो सरकारें सरकारी तौर पे तो विज्ञापन दे सकती हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो वो भी विज्ञापन नहीं देती। ये ठीक है कि जब सरकार अपना विज्ञापन देती है तो जो भी पार्टी वहाँ राज कर रही होती है वो एक तरह से उसी तरह उन्हीं का ही विज्ञापन बन जाता है। लेकिन कांग्रेस के पास पैसे की कोई कमी है ऐसा नहीं है। अभी तो आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ही जब ईडी ने छापा मारा तो 300 करोड़ रुपए उनके नेताओं के पास कैश मिले हैं। तो पैसे की कोई उनके पास कमी नहीं है। ये ठीक है कि पार्टी के पास एसेट्स बढ़ नहीं रहे पार्टी के पास, लेकिन कांग्रेसमैन के पास मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं के मुकाबले कांग्रेस के नेताओं के पास धन संपदा ज्यादा है। लेकिन सर वो नेताओं के पास है ना, पार्टी के पास नहीं है ना। नहीं, देखिए मैं दूसरा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। नेशनल हेराल्ड हमने सबने सुना है किस तरह से 90 करोड़ रुपए सिर्फ इन्वेस्ट करके कांग्रेस ने एक नई कंपनी यंग इंडिया के माध्यम से 4 से 5 हजार करोड़ की कंपनी हथिया ली। तो पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। अगर कोई कमी है तो नीतियों की कमी है, नेतृत्व की कमी है, काम करने के तरीके की कमी है। पैसे की कमी के कारण वो नहीं पिछड़ रहे। अभी तो 10 साल से पहले अगर मान लो देखा तो 10 साल कांग्रेस भी सरकार में थी। पैसे की कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नया करने के लिए नहीं है, कुछ देश को नया बताने के लिए नहीं है, जनता को नया कुछ कहने के लिए नहीं है। तो नेतृत्व की कमी है, नीति की कमी है। और वो बार बार इसके एक ही मसला पे बात करते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है, किस लिए हटाना है, देश का क्या भला होगा, जनता का क्या भला होगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि वो अपनी बात में सफल नहीं हो पाए। विपिन जी क्या इस बात से सहमत है, क्योंकि सेंटर में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और आप सेंटर में बैठे हैं और लगातार आपने भी कहा कि एक कॉर्पोरेट हाउस चल रहा है कि आपको फंडिंग मिलेगी अगर आप ईज ऑफ बिजनेस जो है वो दे रहे हैं, फंडिंग आएगी, आप बेहतर कैंपेन कर पाएंगे क्योंकि खुला पैसा है और आपको पता है कि कैंपेन के अंदर कहीं भी कमी जो है वो नहीं छूटेगी। ये बात सभी को पता है कि कैंपेन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या बीजेपी के पास इस वक्त सेंटर में जो है मौजूद ये बड़ी ताकत बीजेपी के पास है कि अपनी नीतियों को लेकर एक चुनावी प्रचार जो है वो किया जा रहा है? मैं पलक की उसी बात को पूरा करूंगा। मैंने जब बात करी धर्म और विकास की, और यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल धर्म की बात, जो
विपक्ष या इंडिया गठन अलायंस दिखाने की एक चेष्टा कर रहा है दुनिया को कि यहाँ पर कि केवल भाजपा या एनडीए ये लोग इनके घटक दल है, ये धर्म की राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है। विकास की अगर बातें करें कि यहाँ पर क्या क्या अगर हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 5वें स्थान पे आए हैं, तो ये कोई साधारण बात नहीं, जिसका श्रेय सरकार की नीति को तो जाता ही जाता है, देशवासियों को जाता है। तो यहाँ पर ऐसी तमाम बातें हुई हैं, सकारात्मक बातें हुई हैं, जिससे देश का उद्धार हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट फंडिंग की हम बात कर रहे हैं आज इस चर्चा में, यहाँ पर निश्चित बात है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफॉर्म्स दैट द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, कि जो सरकार की अच्छी नीतियां हैं या सरकार कितना आगे उद्योग जगत, जितने उद्योगपति हैं या जितने बाकी एक मध्यम एमएसएमई यूनिट्स की बात करें, हम कोरोना काल में हमने देखा कि कितना असर हुआ था जब प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए था पलायन करने के लिए। और उसके बाद क्योंकि दोनों चीजें, ये एक तरफ आपने इन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ावा देना है, और ये भूलना नहीं चाहिए कि एक दौर वो भी हिंदुस्तान ने देखा है कि जब उत्पादन को नहीं और व्यापार को तवज्जो मिलती थी, अब उत्पादन को तवज्जो मिलती है। और पहले हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में बैलेंस नहीं बना के चलते थे, लेकिन अब इस समय हम लोग ये सुनिश्चित सरकार की नीतियों की बात करें या जितने लेकिन सर आपकी बात में एक सवाल है कि उद्योगपतियों का आपने जिक्र किया, और अक्सर हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी, टीएमसी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी पर इस वक्त आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि जी आप उद्योगपतियों के बारे में सोच रहे हैं, छोटे व्यापारियों के बारे में, एमएसएमई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो क्या हम ये मान ले कि पार्टी फंडिंग वहां से आ रही है और उस पार्टी फंडिंग के लिए उस वक्त उद्योगपतियों को जो है वो प्रोत्साहन देने की कोशिश की जा रही है कि उनके ही लिए हर एक नीतिगत फैसला जो है वो लिया जाए? बिल्कुल, ये भी सवाल आपको बहुत अहमियत रखता है। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर उद्योगपतियों को अगर दिया जा रहा है तो क्या वो रोजगार नहीं दे रहे? वहां पर एक रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए। ये तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो आके इस आंकड़े को साझा करें कि यहां पर अगर हमने एक कॉर्पोरेट हाउस को इतनी हमने या उनसे इतना हमारे को फंडिंग हुई, या तो उसके बाद उन्होंने कितना रोजगार दिया, ये लोग सारे कॉर्पोरेट्स आके साझा करें। चुनावों में तो जवाबदेही का वक्त होता है कि वहां पर जब चुनावी मैदान में नेता उतरते हैं, गुहार लगाते हैं कि आप हमारे पे भरोसा जताएं, हमारे को 5 वर्ष का समय दें कि हम लोग आपकी सेवा कर पाएं। तो सही मायने में सेवा तो तभी होगी कि जब आप लोग अपना रिपोर्ट कार्ड, पारदर्शिता, बोलने से काम नहीं चलने वाला, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहां पर कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। इन लोगों को अपनी रिपोर्ट कार्ड साझा करनी चाहिए जनता के बीच कि जहां पर कितने रोजगार दिए गए। क्योंकि देखिए महंगाई की एक अलग बात है, वो एक अलग चुनौती है। वो अलग बात है कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस कि दिस विल टेक टाइम। और सबसे बड़ी बात है, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर जो अगर हम लोग अपनी आबादी को मद्देनजर रखें और जो हमारे पास स्वास्थ्य के संसाधन थे बड़े सीमित थे, और तो वहां पर जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, प्राण वायु, ऑक्सीजन और तमाम ऐसी बातों को लेकर हाहाकार मच गया था, तो वहां पर भी हमने बाकी मुल्कों के मुकाबले बहुत अच्छे तरीके से स्थिति को संभाला, जिसका मैं श्रेय पूरे देशवासियों को दूंगा। पूरे देशवासियों ने तपस्या करी थी। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो टीकाकरण अभियान करा, क्या वो अभूतपूर्व नहीं था? क्या वो काबिले तारीफ नहीं है? जिसका श्रेय मैं वैज्ञानिकों को दूंगा। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ये सारी बातें कुछ अच्छी बातें, अ ग्लास हाफ फुल इज ग्लास हाफ एम्प्टी आल्सो एंड वाइस वर्सा, ग्लास हाफ एम्प्टी इज हाफ फुल आल्सो। तो कुछ अच्छी बातें भी और चुनौतियां भी। विपिन जी की बात से कितना सहमत है आप कि ये जो आरोप अक्सर लगाया जाता है कि उद्योगपतियों के लिए हर एक नीति बनाई जा रही है, कॉर्पोरेट टैक्स को जो है वो कम कर दिया गया, तो ये क्या समझ नहीं पाते कि ठीक है फंडिंग वहां से आ रही है, आप ईज ऑफ बिजनेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक उद्योग के नीचे अगर मैं किसी एक कंपनी का भी जिक्र करूं, उसके नीचे हजारों या लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं, रोजगार तो उत्पन्न हो ही रहा है। पलक जी, मैंने हमेशा बोला है किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करती है, लेकिन देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उसका व्यापार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी देश अगर तरक्की करता है वो तभी कर सकता है जब वहाँ का व्यापारी आगे बढ़ेंगे, उनके बिजनेसमैन आगे बढ़ेंगे। अगर आप पाकिस्तान का देख लीजिए, अब पाकिस्तान के पास भूखमरी की स्थिति क्यों है? क्योंकि वहाँ व्यापार ठप हो गया है। अगर देश को आर्थिक रूप से तरक्की नहीं करेगा तो देश कोई भी तरक्की किया हुआ नहीं माना जाएगा। और अगर देश को आर्थिक तरक्की करानी है तो उससे सबसे पहले उनका व्यापार आगे बढ़ेगा। इसलिए कोई भी देश अपनी नीति बनाएगा, वो छोटे से लेकर बड़े व्यापारी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, तभी वो देश तरक्की करेगा।
आप एक और बात लीजिए, सत्ता किसी भी पार्टी की हो, जो व्यापारी घराने वो सबके करीब होते हैं। अभी भी आप देख लीजिए, मान लो अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, वो हर देश के व्यापारी घराने को अपने यहाँ निमंत्रित करते हैं ना कि भाई आप हमारे राज्य में आइए, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उनको मालूम है राज्य की तरक्की तभी है जब वहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। मसलन मैं आपको एक नाम, पर्टिकुलर नाम बोलता हूँ, अडानी जी की बड़ी चर्चा करता है विपक्ष। अडानी को जो क्या कांग्रेस पार्टी की नीति सरकार नहीं बुलाती कि आप हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्ट करिए, तब वो वहाँ पे बुलाते हैं। अभी झारखंड में अभी अडानी के जो पुत्र हैं और एक सीईओ है एक कंपनी के, उसमें गए, उन्होंने बुलाया। अभी तो सरकार बनी है तो उन्होंने बुलाया कि आप हमारे यहाँ ये इन्वेस्ट करिए। देखिए, कंपेनिंग करने के लिए कोई कुछ भी कहे, किसी को बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी कहे, देश को अगर सही रूप से कोई चलाता है तो व्यापारी ही चलाता है। जिस देश की व्यापारिक रूप से तरक्की नहीं होगी वो देश को सर, हमारे देश को व्यापारी तो चलाता है, लेकिन इस वक्त जब हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कहा जाता है कि रोजगार जो है वो अभी भी कृषि क्षेत्र के अंदर है। हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है कृषि क्षेत्र का है। फिर सर्विस सेक्टर की तो हम बात करें, लेकिन एमएसएमई की आज के समय में कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? जो छोटा व्यापारी है वो केवल वोट दे सकता है, चंदा नहीं दे सकता, इसलिए उसे प्राथमिकता नहीं दी जा रही। कोरोना काल में कितने जितने हमारे छोटे व्यापारियों का काम बंद हो गया। नहीं, आपने किसने कहा कि एमएसएमई की कोई अहमियत नहीं है? एमएसएमई अगर कोई फला फूला है तो पिछले 10 साल में ही फूला फूला है। स्किल सेक्टर में एमएसएमई की बहुत बड़ी अहमियत है। इवनली उनके लिए लोन देने की सुविधा बहुत आसान कर दी गई है। एमएसएमई तो वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा व्यापारी को एक छोटे व्यापारी से बड़ा व्यापारी बनने का अवसर मिलता है। यानी आपसे फुट स्टेप कहा जाए व्यापार का तो गलत नहीं होगा। एमएसएमई को सबसे ज्यादा प्राथमिकता। सर, हाल ही में एक रिपोर्ट बताती है कितने सारे स्टार्टअप शुरू हुए और 1 या 1.5 साल के अंदर बंद हो रहे हैं। आत्मचिंतन नहीं किया जा रहा सरकार द्वारा, एक इमेज दिखाने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि देखिए हम स्टार्टअप हब बन रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टअप जो बंद हो रहे हैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। विपिन जी, देखिए एक बात, देखिए सिक्के, जैसे मैंने कहा, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। ये समझने की आवश्यकता है इस समय कि स्टार्टअप कल्चर में शुरुआत हुई है, क्योंकि यहाँ पर कितने स्टार्टअप्स हैं वर्तमान दौर में, कितने यूनिकॉर्न्स हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप एमएसएमई यूनिट्स की बात कर रहे थे, तो उनको सरकार का समर्थन मिला है। और कोरोना काल में भी अगर हम बात करें कि जब क्या कारण था एमएसएमई यूनिट्स का, जो एकाएक वहां पर काम बंद हो गया, क्योंकि जब मजदूर ही नहीं रहेंगे तो वो यूनिट्स कैसे चलेंगे, और वो पलायन कर गए थे वहां पर। तो उसके पीछे भी जब आंकलन करा गया तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों में, विभिन्न राज्य सरकारों में आपस में तालमेल का भाव, एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। ये भूल गए कि यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि कैसे हम लोग जो दिशा निर्देश हैं लॉकडाउन के, उनके नियमों का अनुपालन करा जाए। तो वहां पर उसके विपरीत वहां पर राजनीति चलती रही और सियासी रोटियां सेकते रहे नेता। लेकिन यहां पर इस समय वर्तमान के दौर में अगर हम अभी अनिल जी ने जो बात बोली व्यापारियों की, कि वो तो है ही है, और साथ में जो स्टार्टअप कल्चर है, एमएसएमई यूनिट्स हैं, और सबसे बड़ी बात आपने कृषि क्षेत्र की बात करी, मैं उसमें जरूर अपने विचार रखना चाहूंगा कि किसान जो है, जो देश का अन्नदाता है, जिसको हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं हर एक मन से, तो वहां पर उनकी तरफ सोच जानी चाहिए। भले ही देखिए ये तो एक रिवायत सी रही है, एक ट्रेंड सा रहा है हमारे देश में कि किसानों के हर कोई रहनुमा बन जाता है। लेकिन क्या जो किसान के कर्ज माफी की जो बात करते हैं, क्या राजनीतिक दलों ने उनके साथ छलावा नहीं करा है? सभी राजनीतिक दलों को मैं शामिल कर रहा हूं कि और कोई ना कोई तो कारण होगा जो हमारा किसान भाई खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। तो यहां पर अगर आप एक तरफ ये दावा करते हैं कि उनकी आय को भी आपने दुगना करना है, कि उनको और सशक्त करना है, तो वो दिखना चाहिए ग्राउंड जीरो पे। और सबसे बड़ी बात है वो अच्छी बात है कि इतने उनके विरोध प्रदर्शन के बाद आंदोलन पे जब हमारा किसान बैठा था, तो उसके बाद आपने वो 3 कृषि कानून वापस लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप कानून उनके हित में लेके आए थे, तो उनको भी आपको शामिल करना चाहिए था, पहले उनसे पक्ष लेना चाहिए था। मैं उस पर देखिए, वो अच्छी बात है कि सरकार की अगर आप उनके दृष्टिकोण से समझे, तो वो चाहते थे कि आय दुगनी हो। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त चर्चा फंडिंग को लेकर तो हो रही है, लेकिन फंडिंग के अंदर हाल फिलहाल में ईडी छापेमारी कर रही है कि चुनाव लड़ने के लिए नीतियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, नई नई नीतियां लेकर आई जा रही हैं और अपने चुनाव के अंदर फंडिंग की तरह से उपयोग किया जा रहा है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि विस्तार से चर्चा हो रही है INDIA और NDA की फंडिंग को लेकर, किसके पास है कितना खजाना और साथ में उस खजाने का कैसे उपयोग किया जा रहा है। विस्तार से इस पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल गर्ग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हाल फिलहाल में देखने को मिला है कि
ईडी छापेमारी कर रही है और कह रही है कि आपने घोटाला किया और घोटाले का जो पैसा है वो चुनाव के प्रचार के अंदर उपयोग किया। अब ये फंडिंग के अंदर एक नया एंगल जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, ईडी जहां जहां छापेमारी कर रही है, अगर वहां पे उसको कुछ बरामद हो रहा है तो इसका मतलब है ईडी का शक भी ठीक था, ईडी का आरोप भी ठीक है और ईडी जो एक्शन ले रही है वो भी ठीक है। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रही, मैं इसको कंफर्म भी करना चाहता हूँ। मसलन आप दिल्ली के लीकर घोटाले को ले लीजिए। शराब की नीति बनाई गई, शराब नीति ऐसी बनी जो पहले आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो सरकार को मिलता था, सरकार का कमीशन उसको नेग्लिजेंस कर दिया गया, ना के बराबर रखा गया। वो सारा का सारा आप डीलर को दे रहे हैं, डीलर को दे रहे हैं। यानी आपकी जो शराब नीति है टोटल 102% डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के लिए हो गई। इसमें सरकार का मुनाफा जीरो के आसपास पहुंच गया। उस नीति के बदले आपको जो धन मिला, जो अभी ईडी छापामारी में, जो आज भी अरविंद केजरीवाल को एक नया नोटिस मिला ईडी की तरफ से, क्योंकि ये माना जाता है कि आपने जो चंदा लिया वो गोवा चुनाव में और पंजाब चुनाव में खर्च किया। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपनी रणनीति उस तरीके से बनाइए। चंदा तो सर लिया ही नहीं ना, आरोप ईडी ये नहीं लगा रही कि आपने चंदा लिया। चंदा लिया होता तो ठीक था, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स है या फिर कोई आपने चंदा लिया। चंदा उस रूप में नहीं ना, चंदा रिश्वत के रूप में लिया। वो जो पैसा आपने रिश्वत के रूप में लिया नीति बनाने के लिए, वो आपने चुनाव प्रचार में खर्च किया। ईडी का आरोप ये है और उसके लिए ऑलरेडी दो उसके बड़े खिलाड़ी जेल में है, यानी संजय भी जेल में है, मनीष जी भी जेल में है और अरविंद केजरीवाल भी जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुके हैं कि जिस दिन वो ईडी के सामने पेश हुए उनको भी मालूम है कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं हो सकता, उनको भी गिरफ्तारी हो जाए। तो मेरा क्या कहना है, ये एक ज्वलंत उदाहरण है इस तरह से का कि जो ईडी ने जो कार्रवाई की वो इसलिए कार्रवाई की कि आपने रणनीति अपनी जो है वो इस तरह से बनाई। सरकार की नीति इसलिए बनी कि आपने एक पर्टिकुलर आदमी को फायदा पहुंचाना था। अभी मेरे साथी कृषि की बात कर रहे थे। हमारा देश कृषि आधारित देश है, मैक्सिमम लोग कृषि में काम करते हैं। अभी बात कर रहे थे कि 2022 में मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो 3 कानून आए थे, क्या खराबी थी उन कानूनों में? वो कानून इतने बेहतर। देखिए, एक तो सबको मालूम होना चाहिए, पहली बात, कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट बिल है। आप कृषि की नीतियां नहीं बदल सकते, वो राज्य सरकार का काम है। लेकिन ये तीनों बिल थे कृषि ट्रेड बिल, यानी कृषि के जो व्यापार का करने का बिल है। देखिए आजकल क्या हो रहा है, अभी पीछे हमने पहले भी सुना होगा आपने, चिदम्बरम जी ने जो अपना इनकम टैक्स फाइल किया, उसने कहा कि छत पे हमने गमले रखे, उसमें गोभी उगाई और करोड़ों रुपए कमा लिए, क्योंकि कृषि के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। ये जो ट्रेड बिल थे ये इस तरह के टैक्स बचाने के लिए थे कि आपका जो फार्मर है वो अगर पहली बार ट्रेड करेगा, जो आड़ती को देगा, सामान देगा, उसको टैक्स नहीं लगेगा और उससे पैन नंबर लेगा, मैंने इस आदमी को दिया। उसके बाद जब भी ट्रेड होगा वो अनाज, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये सिर्फ जो आंदोलन था, ये व्यापारियों का आंदोलन था। विपिन जी, ये तो कृषि क्षेत्र की बात हो गई। कृषि क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा था। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। ये व्यापार कृषकों के लिए बहुत बढ़िया कानून थे। कृषकों को आजाद कर रहे थे। आपको इसी मंडी में जाना है, इसी शहर में जाना है, इसके लिए आजाद थे। आप देश में कहीं भी जाइए। नहीं तो देखने में फर्क क्या आ रहा है कि आपके पास वाली मंडी में रेट 10 रुपए है और आप उसको 20 रुपए भी बेच सकते हैं, लेकिन आपको आजादी नहीं है अपने राज्य से बाहर जाने की। ये बड़ी रुकावटें थी और आप स्टोर नहीं कर सकते, ये एक बड़ी रुकावट थी। तो मेरा मानना है ये तीनों कानून जो थे वो कृषकों के लिए, किसानों भाइयों के लिए बहुत ही अच्छे थे। इस बीच ईडी का हमने जिक्र किया, ईडी का, और हम कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में कई सारे राजनीतिक दल ऐसे कर रहे हैं कि ये तो बड़ी आफत बन गई है कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों से अगर फंड नहीं मिलेगा पार्टी को, तो अब आपके पास 1 या 2 राज्य के अंदर सरकार है, वहां पर आप कोई नीतिगत फैसला ले सकते हैं और यहाँ का पैसा वहां। मैं संक्षेप में एक बात बोलूंगा पहले कि कृषि कानूनों के बारे में, फिर आपके इस सवाल का उत्तर दूंगा। देखिए, जो मुद्दा था वो था कि भंडारण की सीमा आपने जब खोल दी, क्योंकि अंदेशा क्या जताया जा रहा था कि वहां पर वेयर हाउसेस बन रहे हैं, तो जिससे एक तरफ जो विपक्ष के नेता है, मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं रख रहा जब वो क्रोनी कैपिटलिज्म एक अंग्रेजी का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर यह बात भी तय है कि वहां पर उनकी जो आकांक्षाएं थी उनको सरकार को एड्रेस करना चाहिए था कि ये आप सुनिश्चित रहें कि ऐसा कुछ नहीं है कि भंडारण की अगर सीमा खोल दी गई है कि कॉर्पोरेट जगत, जितने कॉर्पोरेट्स हैं उनको इसका फायदा होगा और जो एक किसान है वो वंचित रह जाएगा। तो ये एक बात थी। लेकिन बहरहाल मुद्दा इस समय, क्योंकि जो फंडिंग पे चल रहा है, और नहीं सर, अभी इसमें फंडिंग पर भी आएंगे। आप ईडी की बात खत्म करेंगे क्योंकि कॉर्पोरेट हाउस का भी जिक्र उस 3 बलों के अंदर हुआ था, वो विस्तार से चर्चा करेंगे। ईडी और सीबीआई की जब हम बात करते हैं, बड़े जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए और खास तौर पे पत्रकारों को, क्योंकि सारे पहलुओं को उजागर करना चाहिए कि कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड मेड अ स्केलिंग ऑब्जर्वेशन कि ये सीबीआई क्या है, ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज्ड पैरेट है। कांग्रेस के टाइम में मैं वही बोलने जा रहा हूं, यानी कि इसका मतलब है
यहां पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था किसके कार्यकाल में हुआ। जो आज ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता नहीं है? विपक्ष को, कांग्रेस को खास तौर पे, कि जब समर्थन जुटाया जाता था बाकी घटक दलों से कि सीबीआई का खौफ दिखाकर, क्या एक आम आदमी, एवरेज आईक्यू पर्सन ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड कि क्या कारण रहा होगा कि कैसे जो अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दल थे वो कैसे हाथ मिला लेते थे। तो खौफ की राजनीति तो चलती थी। तो बहरहाल देखिए, बोलना बड़ा आसान होता है यहां पर कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे को विराम देना पड़ेगा कि अगर कोई आरोप लग रहे हैं, हमने किसी को दोषी करार नहीं दिया, लेकिन यहां पर अगर कुछ कथित, मैं तो उसको बोलूंगा, अगर लिकर स्कैम नहीं बोलेंगे, एलिज्ड लिकर स्कैम, कथित शराब घोटाला अगर है, तो इसकी जो जवाबदेही बनती है यहां पर समक्ष जाना चाहिए जांच एजेंसियों के सामने। अगर आपको इतनी बारी तलब करा जा रहा है ईडी ने, और अब अगर आप एक तरफ बोलते थे आप कट्टर ईमानदार हैं, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप जनता के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं उनके, जनता ने आप पे अपना भरोसा जताया है कि आप ईडी के समक्ष जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। आप एक तरफ दावा कर रहे थे कि ये शराब नीति अव्वल दर्जे की है, उसके बाद रोल बैक क्यों हुआ, आपने उसको विड्रॉ क्यों करा? यानी कि इसका मतलब, सर आई विल ऐड, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है अगर ईडी कह रही है कि घोटाला हुआ, सीबीआई कह रही है कि घोटाला हुआ, 300 करोड़ का घोटाला हुआ, पैसे गए कहां? मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, वो ही बात है जो अभी अनिल जी बात कर रहे थे कि यहां पर एक एक्यूजेशन है, यहां पर कोई एक्यूज नहीं बन गया। यहां पर एक ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्या पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए, क्या जांच अधिकारी क्या केवल एक आम आदमी को बुलाएंगे? क्या रसूखदार आदमी को नहीं बुलाया जाए? इसका मतलब है जब वो बुलाएं तो एक अंग्रेजी का शब्द बोलते हैं वेंडेटा, कि सरकार बदले की भावना से हमारे पे कार्रवाई कर रही है, और यहां पर उनको हमारा डर है कि प्रधानमंत्री मोदी को हमसे डर लगता है। तो ये बातें जनता के गले नहीं उतरेगी। एक आम आदमी जो देख रहा है सब चीजें, वो बड़ा हताश महसूस करेगा। वो बोलेगा कथनी और करनी में कितना फर्क हो रहा है। पहले आप बार बार दावा करते थे कि यहां पर बिल्कुल, और आप किस आधार पे आप सत्ता पे काबिज हुए? दिल्ली की जनता, मैं खुद दिल्ली वासी हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं, और आई एम अ प्राउड दिल्लीइट, हर जगह बोलता हूं, हर मंच पे। तो यहां पर क्या ये दायित्व नहीं बनता उनका कि यहां पर जो दिल्ली वासियों ने आप पे भरोसा जताया, तो आप समझ जाएं? आप क्यों बार बार आप विपाशना पे जा रहे हैं, आप कभी अलग बातें बोलते हैं? तो यहां पर एक आपका दायित्व बन जाता है कि आप उनके समक्ष जाएं और वहां पर अपना जो आपसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं उसके सही उत्तर दें। अनिल जी, बड़ी चिंता है और बड़ी विडंबना है, कट्टर ईमानदारी पार्टी के ऊपर इस वक्त आरोप है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में बकायदा ये प्रूफ है, आई एम कोटिंग, कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 300 करोड़ का घोटाला तो हुआ है। पलक जी, मैंने अभी जैसे बताया, ये घोटाला साफ ही दिखता है। यानी मैं आपको उदाहरण दूं, अगर एक 700 रुपए की लिकर की एक बोतल बिकती थी पहले, तो उसमें करीबन 325 रुपए सरकार को मिलते थे, 15 रुपए डीलर को मिलते थे। अभी जो नई नीति आई उसमें उल्टा कर दिया गया, 15 रुपए सरकार को मिलेंगे और 325 रुपए करीबन डीलर को मिलेंगे, बेचने वाले को मिलेंगे। तो ये घोटाला स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपने डीलर्स का कमीशन इतना बढ़ा दिया और सरकार का कमीशन 0 के बराबर किया। और फिर आपने नई नीति में ये भी लगाया कि 30 से 32 जो दुकानें एक साथ एक व्यक्ति ही उसको लाइसेंस लेगा। यानी आपने ये भी तय कर दिया कि साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति कोई है वो डीलर बन ही नहीं पाए। यानी कोई पर्टिकुलर आदमियों के लिए आपने नीति बनाई कि यही लोग सिर्फ हैं जो इसका डीलर बनेंगे, और उन व्यक्तियों को ये नीति बनाने के लिए बदले में आपने कैश लिया और उस कैश का उपयोग आपने खर्च किया। स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपने सरकार का नुकसान करते हुए और वो फायदा डीलर को दिया। जो आप 300 करोड़ की बात करें, पैसा कहां गया, वो डीलर्स की जेब में गया। लेकिन डीलर से भी ज्यादा, डीलर को भी कुछ ज्यादा फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उससे ज्यादा रिश्वत उन्होंने इस नीति को बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी। मेरा कहना सीधा सा है कि सरकार का जो नुकसान हुआ टैक्स का, वो तो डीलर को मिला, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा कैश तो आम आदमी पार्टी ने ले लिया उस नीति को बनाने के लिए। तो ये स्पष्ट है और ये सारे मौजूद है। विपिन जी, ये बात जो अभी बोली कि 15 रुपए सरकार को और बाकी जो है वो डीलर्स को मुनाफा हो रहा है, आरोप ये भी लगाया गया, जो अभी कई सारे बयान जो है वो निकल कर सामने के नाम है कि कमीशन जो है वो बैकफुट पे पार्टी फंड के तौर पर जो है वह ली गई। जी विपिन, देखिए, मैं चाहता हूं इस चर्चा में इस बात का भी जिक्र हो कि दो चीजें अलग अलग है, 2 सेपरेट एंटिटीज। कि यहां पर एक जब ये घोटाले होते हैं, स्कैम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्कैम्स अभी उजागर हुए, ये भी रिवायत रही है हिंदुस्तान में यहाँ पर, और ये सारे मुल्कों में होती है। अब पाकिस्तान का जीता जागता एक उदाहरण है
कि क्या वो उनकी हालत है इस समय वर्तमान में। लेकिन इस समय मुद्दा यह है कि यहाँ पर दो एंटिटीज की जो मैं बात कर रहा हूं कि एक जब फंड्स आते हैं तो एक तो आप पार्टी फंड में डालते हैं और एक अपने निजी फंड्स जो बनाते हैं, अपने एसेट्स बनाते हैं। तो यहां पर कि जितने कद्दावर नेता जिस भी राजनीतिक दल को कि वो कितने सशक्त हुए, उनकी एम्पावरमेंट कितनी हुई है फाइनेंशियली, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं और यहां पर इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, वो अमूमन क्या बोला करते हैं, वो बोलते हैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। लेकिन इसके विपरीत अगर कुछ गंभीर आरोप, क्योंकि ये साधारण आरोप नहीं है, देयर आर ग्रेव इश्यूज कि यहां पर ग्रॉस प्रोसीजरल लैप्सेस जो हुए। ग्रेव इश्यूज तो ये भी है ना, आप कृषि बिल 3 लेकर आ रहे हैं। अभी हम कुछ देर पहले कृषि बिलों का जिक्र कर रहे थे, कहा जा रहा था कि बिल जो है वो लेकर आए गए हैं ताकि उद्योगपतियों को मुनाफा मिले, उनका और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, और ज्यादा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और कृषि को पीछे धकेलने के लिए। ये भी एक नैरेटिव सेट किया गया था। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा कि वो भी एक नैरेटिव दिया गया था। और वो जो सरकार की दलील थी वो ये था कि हम कृषि किसानों की आय दुगनी करेंगे, उनको सशक्त करेंगे, और ताकि वो पुराना वाला किसान ना रहे, वो 21वीं सदी का किसान बने। लेकिन वहां पर और इस बाकी घोटालों में अंतर यह था कि वहां पर क्या किसी के बैंक खातों में पैसे गए, क्या किसी को कमीशंस मिली, लेकिन तो सर वो लागू नहीं हुआ ना। मैं वही उसी पे आ रहा हूं। तो वही बात है कि यहां पर क्या वो उसको आप स्कैम बोल पाएंगे, तो ये तो एक जांच का विषय है। ऐसे तो आप अडानी मुद्दे को ले लीजिए कि वहां पर बड़ी बड़ी बातें बोली की थी, फिर क्लीन चिट भी कैसे मिला है, तो वो भी सबके सामने। क्या अनिल जी आप सहमत है इस बात से? पलक जी, पहले मैं कृषि बिल की बात दोबारा बोलता हूँ। हाँ। ये कृषि ट्रेड बिल था, यानी ये जो कृषि की उपज है उसको जो व्यापार करते हैं उसके लिए बिल था। वो जो सेकंड उसकी सेल होगी, जो आड़ती खरीदेगा वो खुद किसान बनकर के सरकार को ये आगे ना बेच सके बिना टैक्स के, ये उसके लिए बिल था। बेसिकली ये इनकम टैक्स जो बचाते हैं जो आड़ती और जो सेकंड किसानों से ले लेते हैं और खुद किसान बनकर जो आगे बेचते हैं और टैक्स बचा लेते हैं, ये उसको बचाने के लिए बिल था। ये स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसलिए बिल था क्योंकि जब फसल आती है तो कोई चीज 2 रुपए किलो बिकती है और 6 महीने बाद वो 20 रुपए किलो बिकती है, तो स्टोरिंग अगर होगी तो वो 2 रुपए वाले की चीज भी उस समय 5 रुपए बिक सकती है। यानी किसानों को अपनी उपज को ज्यादा देने वाला बिल था। ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ आड़तियों के खिलाफ, आड़तियों ने आंदोलन किया और आड़तियों ने भी इसलिए किया क्योंकि उनकी जो मोनोपोली थी वो खत्म हो रही थी। ये कहीं इसमें कोई किसान नहीं थे, या तो किसान यूनियन के नेता थे या सिर्फ आड़ती थे, और जो सारा प्रोपगंडा किया गया किसान ने आंदोलन किया वो नहीं था। दूसरी बात, हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है सर। दूसरी बात, मैं 10 सेकंड बात खत्म करता हूं। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं भ्रष्टाचार का। केजरीवाल सरकार ने अपने सीएम ऑफिस जो घर का उसका वो किया, रिनोवेशन के नाम पे पूरा घर तोड़ करके बनाया, 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 45 करोड़ करने कोई बात नहीं, आप उसके टेंडर इशू करो। लेकिन उन्होंने हर छोटा छोटा टेंडर 10 करोड़ से नीचे का इशू किया ताकि टेंडर इशू ना करना पड़े, और हायर कीमत पे 6-6 करोड़ का एक पता जो 50,000 में भी बस मुश्किल मिल जाता है, उन्होंने उसकी बिलिंग की। यानी किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है, ये भी एक जीता जाता उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम रणनीति की बात कर रहे हैं और 2024 की रणनीति की बात कर रहे हैं, तो इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है पार्टी के पास फंड। कैंपेन कैसे होगा, क्योंकि शासक और राजनेता में बड़ा अंतर है। राजनेता को सत्ता पर काबिज रहने के लिए कैंपेन करना जरूरी है, उसके लिए जरूरी है फंड। विस्तार से आज रणनीति पर, इसी पर करी चर्चा। देखते रहिए जेके।